जब हम अमेरिका को ग्रेट बनाने की कोशिश में ट्रंप लगे हुए हैं, ट्रंप अपना जो डेट लिमिट है उसको बढ़ा रहे हैं, 4 ट्रिलियन तक ले जा रहे हैं। जब यूएस के ऊपर इतना ज़्यादा डेट आएगा तो आपको लगता है इसका असर ज़्यादा व्यापक होने वाला है? देखिए, बजट के नजरिए से अमेरिका को वापस ग्रेट बनाने के लिए 2 या 3 बड़ी चुनौतियां राष्ट्रपति ट्रंप के सामने हैं। सबसे पहले तो कोविड के समय में जब पहला कार्यकाल था, तो उन्होंने देखा कि दुनिया चीन पर बहुत निर्भर है, सारा उत्पादन चीन में होता है, तो सप्लाई चेन्स को दूसरे तरीके से बनाकर फ्रेंड शोरिंग और ऑन शोरिंग की बात हुई है। तो वो अपने यहाँ घरेलू उत्पाद को बढ़ाना चाहते हैं, उसको प्रतिस्पर्धा में और भी कंपेटिटिव बनाना चाहते हैं। पहली तो उनकी ये कोशिश है। दूसरी कोशिश उनकी ये है कि जितना हमारा देखिए 133% से ज्यादा उनका डेट बढ़ गया है। 36.2 ट्रिलियन डॉलर उनका इस वक्त डेट है। इस वक्त उनका, तो ये भी उनके लिए चिंता का विषय है। और सबसे बड़ा जो उनको चिंता का विषय लगता है वो उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो घाटा है। आज अमेरिका का करीब 1 ट्रिलियन से ज्यादा व्यापार में घाटा है, और सबसे बड़ा घाटा उनका चीन के साथ है, 300 बिलियन डॉलर के लगभग। तो ये चिंताएं उनको मन में है, जो उनको अमेरिका को ग्रेट बनाने में सामने चुनौती की तरह से खड़ी हैं। और उसके लिए उन्होंने ये जो 1000 पेज से ज्यादा बड़ा लेजिस्लेशन तैयार करवाया है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट जिसको हम कह रहे हैं, वो उसमें ये पैकेज माना जा रहा है कि जितने भी उनसे पहले, चाहे प्रेसिडेंट ओबामा का पैकेज हो या जॉर्ज बुश जूनियर का पैकेज हो, या उनके पहले कार्यकाल के कुछ टैक्स कट्स हो, उन सब से भी बड़ा एक पैकेज है। पर इनकी जो रणनीति इन चुनौतियों से लड़ने की है, उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। उनके विरोधी दल के डेमोक्रेटिक पार्टी के चैक शूमर तो उनको पूरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर उनके अपने रिपब्लिकन जो वो सांसद भी हैं इसका वहां विरोध के, कर रहे हैं। वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप देखें कि अपर हाउस सेनेट में ये बराबर 50-50 वोट हो गए थे, टाई हो गया था। जब उपराष्ट्रपति ने अपना टाई ब्रेकर वोट डाला, तब ये सेनेट में पास हो पाया। तब जाके और बिल इसी पास तरह हुआ। का एक मसौदा, इसका अर्लियर ड्राफ्ट हाउस में भी आया था। हाउस में 8 की संख्या ज्यादा है इनके पास, रिपब्लिकन्स के पास, पर वहां भी मई में 1 वोट से ये लोग जीते थे। तो ये जो इनकी रणनीति है, जिसका नतीजा ये कि वहां की जो टैक्स रेवेन्यू है जो सरकार जनरेट करती है, उसमें 4.5 ट्रिलियन डॉलर का घाटा पड़ने वाला है। उसको बचाने के लिए ये कुछ जो स्पेंडिंग में कट कर रहे हैं, वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर स्पेंडिंग में कम कट रहे हैं, कम कर रहे हैं उसके लिए। तो ये सब जो रणनीति है, वो मुझे लगता है उस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। पर उनकी जो चिंताएं हैं वो जरूर एक तरह से ठीक हैं, सीरियस हैं। पर उसको जिस तरह से उन्होंने पहले टैरिफ बढ़ाकर कोशिश की अपने जो व्यापार का घाटा है ठीक करने की, उसमें अभी तक उलझे हुए हैं। बार बार उसमें पॉज लगाते हैं, कम करते हैं। तो क्या ये नए जो लेजिस्लेशन में नए इनिशिएटिव है, ये कुछ असरदार होंगे और नहीं होंगे? मुझे लगता है इस पर भी काफी शंका है और प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। हो सकता है इनमें फिर से फेरबदल आएगा। क्योंकि वहीं के एक सेनेटर ने बयान दिया है कि ट्रंप ने उनको बताया कि वो एक सैंक्शन बिल लाने जा रहे हैं, जिसके तहत जो लोग रशिया से ऑयल खरीदेंगे उन पर 500% ड्यूटी लगा दी जाएगी। अब चीन और भारत भी रशिया से ऑयल खरीदते हैं, तो क्या यहाँ भी ड्यूटी लगेगी? इस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन एक बात जो आपने कही कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एक है, दूसरा हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी यूएस के साथ है। इस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ट्रेड डील में कंसीडर किया जाएगा इस एस्पेक्ट को कि नहीं? स्वर्ण सिंह साहब, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आप उनके जो टैरिफ बढ़ाने की रणनीति है उसको देखें, तो चीन के ऊपर 140% से ज्यादा उन्होंने टैरिफ लगाए थे, फिर उन्होंने वो वापस ले लिए। ठीक उसी तरह से बाकी देशों पर भी, अपने दोस्त देशों के साथ, हिस्सेदार देशों के साथ भी उन्होंने टैरिफ बढ़ाए थे, फिर 90 डेज का पॉज लगा दिया। तो अभी तक उनकी ये रणनीति जो है वो सफल होती हुई नजर नहीं आई है। तो क्या वो नहीं ये आई। 500% का टैरिफ लगाएंगे या कैसे लगाएंगे? मुझे लगता है उनका जो तरीका है मैक्सिमम प्रेशर का डील बनाने के लिए, वो
ये कोशिश करता है कि अपनी बात को जबरदस्ती मनवा लें तो अच्छा है, पर हर बार ये सफल नहीं होते हैं। आप देखिए उनकी 3 जो शिखर वार्ताएं नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के साथ हुई थी, उसका नतीजा 0 रहा। तो ये नहीं कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी बात मनवाने में हर बार सफल होते हैं। और जब भारत की बात आती है, तो चाहे वो कृषि क्षेत्र की बात हो, चाहे वो डायरी क्षेत्र की बात हो, आपको याद होगा एक 16 देशों का रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो था, उसमें भारत ने आखिर मिनट में आकर कहा था हम इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि यही सब चीजें, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अपने वोटर्स का भी नेतृत्व को ध्यान रखना होता है। तो एक हद तक जाहिर है कि भारत इस साल के बजट से शुरू करके लगातार संकेत दे रहा है अमेरिका को कि हम उनसे तालमेल बनाने में, टैरिफ नीचे करने में, उनकी वहां से इंपोर्ट करने में पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। पर उसका तरीका इस तरह से टैरिफ बढ़ाने का नहीं है, उनको अपना उत्पादन जो है उसको कंपेटिटिव बनाना होगा, तब उनका जाके एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इस तरह से डरा धमका के किसी का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम प्रेशर की स्ट्रेटजी है, और आप देखेंगे कि 9 जुलाई से पहले जो भी कुछ ना कुछ एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बनेगी, उसमें दोनों तरफ से तालमेल होगा। और कोशिश ये होगी कि जो बड़ी तस्वीर है, जिसमें आप मोटे तौर पे देखें कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा उपकरणों का निर्यातक है और भारत सबसे बड़ा आयातक है, उस तरफ भी कुछ आपस में तालमेल बन सकता है, आदान प्रदान हो सकता है उसमें भी। और एनर्जी के सेक्टर में भी, जैसे वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात होती है, तो और नए आयाम ढूंढे जाएंगे। यहाँ व्यापार को संतुलन लाने में, कम से कम कमोडिटी जो ट्रेड है उसमें संतुलन लाने की कोशिश हो। पर मुझे लगता है, जैसा शशांक साहब कह रहे हैं, कि बड़ी चिंता चीन के साथ है, भारत के साथ उतनी बड़ी चिंता नहीं। हालांकि उनका मैक्सिमम प्रेशर सभी देशों के साथ वो इस्तेमाल करते हैं, चाहे दोस्त हो, चाहे एडवर्सरी हो, कंपेटिटर हो, सबके साथ एक ही रणनीति अपनाते हैं वो। पर वो अभी तक तो मुझे लगता है सफल नहीं हुई है, और मुझे नहीं लगता कि वो सफल होगी आने वाले समय में भी। उनके अंदर ही एक तरह से जो विरोधाभास है उनके अपनी पार्टी में, अपनी टीम में, वो भी हम अक्सर देखते हैं अलग अलग तरह से सामने आता है। तो ये रूस को साधने की कोशिश अब चीन और भारत पर 500% टैरिफ लगाने की, या ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की, मुझे लगता है ये एक तरह से धमकी देने की एक कोशिश है कि ऐसा हो सकता है। पर ये धमकी देने की कोशिश है, व्यवहारिक तौर मुझे लगता है, और ये प्रैक्टिकल नहीं है। टीम भी समझती है जी। ये पहले तो ये कि अमेरिका की 80,000 जो पर कैपिटा इनकम है, उसको 2600 पर डॉलर पर कैपिटा इनकम भारत के साथ कंपेयर करना, केवल कुछ लोगों का एक उदाहरण देकर, भारत में 1% जो सबसे अमीर लोग हैं, वो 40% से ज्यादा नेशनल वेल्थ उनके पास है। तो क्या हम जो बहुत से दूसरे लोग हैं जो कमजोर हैं, उनको भूल जाएं और इस तरह के हम तौर तरीके अपना लें कि हम विकसित हैं? ये मुझे लगता है ये संभव नहीं है। भारत लोकतंत्र देश है, इसमें ये हो ही नहीं सकता कि आप जो आपके पिछड़े हुए वर्ग हैं, कमजोर वर्ग हैं, उनको आप भूल जाएं और ऐसे ट्रेड डील कर लें कि जो आपके इन लोगों को बिल्कुल हाशिए पर लाकर खड़ा कर दें और उनकी लाइवलीहुड्स पर सवाल खड़ा हो जाए। तो मुझे लगता है कि जो आप बात कर रहे हैं डायरी की और एग्री सेक्टर की, वो बिल्कुल भारत मुश्किल है, मानेगा नहीं। भारत का जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट करने वाला डेलीगेशन है, उसने अपनी स्टे एक्सटेंड करी है वॉशिंगटन में। इसका क्या मतलब है कि उनको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसका तरीका निकलेगा। और दूसरी बात, जो आहूजा साहब कह रहे थे कि ट्रंप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ठीक है, नेटो ने कहा कि 5% जीडीपी का हम डिफेंस पर लगाएंगे, पर उसके 2 चीजें उसमें समझना जरूरी है। पहला तो ये कि डिफेंस बजट में केवल 3.5 बढ़ोतरी हुई है, बाकी 1.5 जो है वो डिफेंस प्रोडक्शन में होगा, जो उनके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएगा। दूसरा कि ये लागू कब होगा? 2035 में लागू होगा, जब ना ट्रंप होंगे ना ये यूरोपियन नेता होंगे जो आज ये निर्णय ले रहे हैं। ईरान पर भी वैसे ही उन्होंने कहा, पहले हमें पता है अली ख़ुमैनी कहाँ है, हम उनको मार सकते हैं पर अभी नहीं मारेंगे, रिजीम चेंज होगा। फिर कहा नहीं, रिजीम चेंज होने से वहां केओस हो जाएगा, हमें मुश्किल हो जाएगी। तो वो हमेशा इधर से उधर बदलते रहते हैं, ये मैक्सिमम प्रेशर है। तो ऐसा नहीं कि जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं है। ये रिकॉर्ड 100